मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम जो है तत्वों के वर्गीकरण क्या है, आवर्तिता क्या है, उसके अलावा तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा कौन कौन से हमारा जो है विधि बताए गए हैं, जिसमें हम लोग डोबे-राइनर का त्रियक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके अलावा मेंडलीव की जो आवर्त जो सारणी है, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, वो भी हम इससे पहले क्लास में क्या किए थे, देखे थे। उस क्लास में हमने जो है एक बात किए थे वर्ग का और बात किए थे हम लोग आवर्त का। तो आवर्त और वर्ग क्या है मैं पहले भी बता चुका था, है ना, और अभी भी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। वर्ग क्या है ये हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वर्ग की विशेषता क्या है वो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमको जानना है आवर्त के बारे में, और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो लिखा है आवर्तों की विशेषता। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आवर्त को बता देता हूँ कि आवर्त होता क्या है, आवर्त किसे कहते हैं। पहले भी हम लोग पढ़े हैं भाई, एक बार और एक सुन लो। आवर्त क्या होता है, तो आपका जो आवर्त सारणी आपको मैं बताया था मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में इस प्रकार से क्या होता है, हमारा क्षैतिज जो है कालम बना है। तो ये जो क्षैतिज कालम होता है, मतलब इस साइड से इस साइड अगर हम जाएं, ये जो क्षैतिज कालम बना है इसको ही क्या किया जाता है, आवर्त के नाम से जाना जाता है, आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कालम इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, वही क्या कहलाता है, आपका आवर्त कहलाता है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितना है भाई, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने आवर्त हैं हमारे, 7 आवर्त हैं। किनके आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में। किसके आवर्त सारणी में भाई, मेंडलीव के आवर्त सारणी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आवर्त होता क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जो आवर्त सारणी होता है ना, उस आवर्त सारणी में जो क्षैतिज हमारे क्या होते हैं, जो पंक्ति बनते हैं, क्षैतिज जो क्या बनते हैं भाई, हमारा पंक्ति बनते हैं, ये क्षैतिज पंक्ति ही आपका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं हमारे, 7 आवर्त हैं। तो ये आपके आवर्त होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी आवर्त हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में, उस आवर्त को हम कुछ भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे ये जो आवर्त है उसको हम लोग कुछ भागों में बांटे थे। जैसे प्रथम आवर्त का क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं, है ना, अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु आवर्त पहले भी मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय एवं तृतीय जो आवर्त है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु आवर्त के नाम से जानते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। और चतुर्थ है ना, और जो पंचम आवर्त है, पंचम आवर्त, इसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। और आपका हम जो है षष्ठम जो आवर्त है या छठे जो आवर्त हैं, इस आवर्त को हम लोग अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। यह अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 7वां जो आवर्त है ये आपका अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है। ये कैसा है हमारा भाई, अपूर्ण आवर्त है। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है, जिसमें टोटल हमारा आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। तो इसमें का जो पहला आवर्त है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 को क्या बोलते हैं भाई, लघु आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं, पहले जैसे बताए। 5th और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दीर्घ आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त। और आपका 6वां की बात करें तो अति दीर्घ आवर्त कहलाता है, अति दीर्घ आवर्त कहलाता है ना। और अगर हम 7वां हुए तो ये अपूर्ण आवर्त को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। साथ ही हमने ये भी बताया था कि जो अति लघु आवर्त होते हैं उनमें 2 हमारा तत्व होता है। हमारा दूसरा और तीसरा में हमारे 8 क्या होते हैं, तत्व होते हैं। इसमें हम लोग बात करें तो 18 क्या होते हैं, तत्व होते हैं। 6वां की बात करें तो इसमें 32 तत्व, और इसमें जो है आपका 24 तत्व जो है पाया जाता है।
तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है उसमें आवर्तक को क्या किया जा सकता है, जो है बताया जा सकता है कि आवर्त क्या है, कितने आवर्त हैं और उन आवर्तों को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो ये तो आवर्त के परिचय हो गया। अब हम क्या देखते हैं, आवर्त की विशेषता, जो क्या हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं आवर्त की विशेषता क्या क्या होती है उसको हमको देखते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषता आपका लिखी गई है भाई, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है गुणों में परिवर्तन। पहला क्या है हमारा, गुणों में परिवर्तन। तो आवर्त की पहली विशेषता ये है गुणों में परिवर्तन। गुणों में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे आवर्त क्या होता है भाई, दाएं से बाएं को आवर्त कहते हैं, अभी मैं आपको बताया। तो जब भी हम क्या करते हैं आवर्त सारणी में दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, वैसा वैसा आकार आपका क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। आकार क्या होते जाता है, कम होते जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शुरू वाले तत्व हैं, मान लो हम लोग इसमें सोडियम को ले लेते हैं और सोडियम के बाद फिर ये क्रमशः आगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या होता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या होता है हमारा सल्फर, और सल्फर के बाद होता है क्लोरीन। तो हम जैसे जैसे क्या करते हैं, दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, वैसे वैसे जो परमाणु आकार होता है वो आकार क्या होते जाता है, छोटे होते जाता है, छोटा होते जाता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक की जो बीच की दूरियां हैं वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता के साथ क्या होते जाता है, बंधते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यहाँ से निकालना थोड़ा सा ईजी है, यहाँ पर निकालना ईजी है, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है हमारा, कठिन हो जाता है। और इस कारण से, है ना, उनका जो क्या होता है हमारा गुण है वो चेंज हो जाता है। ये आपका जो है अधात्विक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है ना, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और केमिस्ट्री के भाषा में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अधात्विक तत्व, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे धात्विक तत्व के नाम से जाना जाता है। तो आवर्त सारणी में आप जब क्या करते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो आपका धात्विक गुण कम होते जाता है और अधात्विक गुण क्या होते जाता है, आपका बढ़ता जाता है। तो लिख सकते हैं आवर्त सारणी में किसकी बात कर रहे हैं, मेंडलीव के ना। तो आवर्त सारणी में दाएं से क्या करने पर, बाएं जाने पर, है ना, यहाँ पर कर सकते हैं, या बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से क्या करने पर भाई, दाएं जाने पर, दाएं जाने पर कौन सा गुण भाई, धात्विक गुण कम होता है, धात्विक गुण में कमी आती है, में क्या आती है, कमी आती है, कमी आती है। और आधात्विक गुण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। और आधात्विक गुण क्या होता है भाई, बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आप आवर्त सारणी से क्या करते जाते हैं भाई, दाएं से बाएं जाते हैं, वैसे वैसे जो है आधात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण कम होता है। वजह ये होता है कि दाएं से बाएं जाने पर आकार आपका क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो अगर इसमें हम परमाणु आकार की बात करें तो ये पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, है ना, ये छोटा होते चला जाता है भाई, है ना, ये हो गया छोटा, थोड़ा सा और, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और फिर और छोटा। तो जब भी हम दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, वैसा वैसा आकार क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो दाएं से बाएं जाने पर आकार क्या हो रहा है भाई, हमारा कम हो रहा है। आकार कम हो रहा है मतलब उसमें धात्विक गुण कम होते जाता है और अधात्विक गुण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। अब वो कम क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, आकार इसलिए क्या होते जाता है, कम होते जाता है क्योंकि उसमें कक्षा चेंज नहीं होता है, कक्षा वही रहता है, खाली कक्षा में पाए जाने वाले जो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें और ये लास्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों में आप देखें तो कक्षा वही रहता है। कैसे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसको लिखते वक्त 2, 8 और कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। मतलब इनमें कक्षकों की संख्या कितना है, देखो कक्षक कितना है, 3 है हमारा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्लोरीन की भी बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2, 8 और कितना लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो इसके बाद भी जो है कक्षक की संख्या कितना है हमारा, 3 ही। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में
7 इलेक्ट्रॉन है। अंतर सिर्फ क्या है, ये भी इसमें तीसरा कक्षा है और ये भी इसमें तीसरा कक्षा है, लेकिन इसके तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके तीसरे कक्षक में कितना है हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के प्रति ज़्यादा क्या करता है, आकर्षण जो है प्रदर्शित करता है, इसलिए उसका आकार छोटा है और इसका आकार क्या है, बड़ा है। और यही वजह है कि क्लोरीन जो है अधात्विक गुण को प्रदर्शित करता है और सोडियम क्या करता है, धातु गुण को प्रदर्शित करता है। तो आपका जो पहला इसमें जो विशेषता दिया है गुणों में परिवर्तन, उसमें आपका ये सारे चीज़ क्या हो जाता है, आ जाता है कि आवर्त सारणी में जब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस साइड खड़ा हूँ तो इस तरफ से मतलब बाएं से जब हम क्या करते हैं, दाएं चलते हैं, तो भौतिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है भाई। अर्थात अधात्विक गुण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है और धात्विक गुण क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। उसी प्रकार आप बोल सकते हैं कि जैसे हम बाएं से क्या करते हैं, दाएं चलते हैं, वैसे वैसे आकार क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना। और पहले वाला का आकार ज़्यादा होता है, मतलब स्टार्टिंग का आकार बड़ा, फिर छोटा 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 होते क्या हो जाता है, चला जाता है। इससे बहुत सारे हमारे जो है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भाई। वो परिवर्तन हम आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसमें भी इतना ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं संयोजकता। अच्छा, इसी में एक चीज़ और हम क्या कर सकते हैं, और चीज़ बता सकते हैं इसी पॉइंट में कि हम जब दाएँ से क्या करते हैं, बाएँ जाते हैं, तो जो भी ऑक्साइड बनता है इसमें, जो भी क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, उनके जो आपका बोल सकते हैं अम्लीय गुण क्या होते जाता है, आपका दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पर सोडियम को लेते हैं, ये सोडियम के हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। हम एल्युमिनियम के क्या लेते हैं, ऑक्साइड लेते हैं। सोडियम के बाद वैसे मैग्नीशियम आता है, तो मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम को लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम के ऑक्साइड होता है। फिर Mg मैग्नीशियम के ऑक्साइड होता है। फिर Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड होता है। फिर सिलिकॉन के ऑक्साइड होता है। फिर P2O5 ऑक्सीजन के ऑक्साइड होता है, फास्फोरस के ऑक्साइड होता है। फिर क्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं। तो हम जब दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, तो इनके जो ऑक्साइडों के अगर हम गुण को देखें तो ये जो गुण होता है ये आपका धीरे धीरे क्या होते जाता है, बदलते जाता है। कैसे बदलता है, तो ये हमारा जो क्या होता है, क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रबल क्या होते हैं, अम्लीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भाई। किसको करते हैं, प्रबल अम्लीय गुण। और ये कैसा होता है हमारा, क्षारी गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये कैसा होता है हमारा, क्षारी होता है ना। वो भी प्रबल क्षारी बोल सकते हैं, है ना। प्रबल क्षारी गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब आवर्त सारणी में अगर क्या करते हैं हम लोग, जो है बाएं से दाएं चलते हैं, तो जितने भी हमारे तत्व आते हैं उनके ऑक्साइडों के जो क्या होते जाते हैं, अम्लीय गुण क्या होते जाते हैं, आपके बढ़ते जाते हैं। मतलब जितना धातु होगा वो क्षार होगा और जितना अधातु होगा उनका गुण कैसा होता है, आपका अम्लीय गुण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाएं से जब जाए चलते हैं तो तत्वों के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उन ऑक्साइडों के जो अम्लीय गुण होता है वो क्या करते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आपको पता है वर्ग हम लोग और पढ़ेंगे भी, तो स्टार्टिंग के तत्व जो होते हैं वो क्षार धातु होते हैं ना। तो सोडियम हमारे क्षार धातु के अंतर्गत आता है। मैग्नीशियम जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आता है। ये सारे चीज़ हम क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। फिलहाल गुणों में जो परिवर्तन है उसमें हम लोग ये 2-3 पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे है संयोजकता में परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग। संयोजकता में जो परिवर्तन होता है हम इसकी बात करते हैं। वैसे संयोजकता क्या होता है भाई, तो हम संयोजकता को कई तरीक़ा से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्या होता है, हमारा जो तत्व होता है, जैसे कार्बन की ही बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आता है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और बाकी जो है जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उतना लिख देते हैं। दूसरा में 8 आना चाहिए, बट हमारे पास कितना है, 4 है। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को वो दूसरे के साथ लेन देन करके, साझा करके किसी दूसरे के साथ क्या कर सकता है, बंध बना सकता है। तो वही उसका क्या होता है, संयोजकता होता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे तत्व के साथ क्या करता है, साझा करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन लेन देन करता है वही उनका संयोजकता कहलाता है। वैसे संयोजकता को हम ज़्यादातर किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाला जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं, या उन्हीं को उनका हम संयोजकता मानते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो कि अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को संयोजकता न मान करके वो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, उसके आधार पर संयोजकता को डिसाइड करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को ही ले लें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें पहले जिस आधार पर, तो पहला 2, दूसरा 8 आना चाहिए, बट कितना आता है हमारा 6 आता है। तो हम इनकी संयोजकता 6 नहीं मानते हैं, बल्कि इनकी संयोजकता हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, आपका ग्रहण करता है ना भाई। केमिस्ट्री का रूल है, जिसका 8 कंप्लीट है वो एक स्थायी तत्व को प्रदर्शित करता है। और वैसे ही बनने के लिए बाकी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और 8 पूरा करते हैं तो माइनस से दर्शाते हैं। जैसे 2 ले रहा है तो -2, 3 लेगा तो -3, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसको प्लस से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में शून्य समूह के जो तत्व होते हैं, शून्य समूह मतलब जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और ये रेडान होते हैं, इन तत्वों के जैसा बनने के लिए जितने भी तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी तत्वों के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, और इस वजह से ये किसी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। 8 पूरा उनका अंतिम कक्षा में कंप्लीट है। तो इनके जैसा ही बनने के लिए बाकी जितना भी तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते हैं। देने वाले में प्लस चार्ज, लेने वाला माइनस चार्ज होता है। जितना लेता है उतना माइनस चार्ज लिखा जाता है, जितना देता है उतना प्लस चार्ज लिखा जाता है। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो +1 चार्ज लिखते हैं। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो +2 चार्ज लिखते हैं। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1 चार्ज लिखते हैं। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2 चार्ज लिखते हैं। तो संयोजकता लगभग अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले जो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर ही निर्भर करता है। लेकिन कुछ में उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के आधार पर या लेने के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग संयोजकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो संयोजकता की हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, बात करते हैं, और फिर क्या करते हैं, आगे हम लोग जो है लेते हैं। ठीक है, ओके। तो संयोजकता को हम लोग देखें तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम लोग यही की बात कर लें, जैसे सोडियम की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम की बात कर लें, एल्युमिनियम के बाद हम सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन के बाद हम जो है फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस के बाद सल्फ़र की बात करते हैं, और सल्फ़र के बाद हम अगर क्लोरीन की बात करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये हमारा ग्रुप A1 का तत्व होता है, ये ग्रुप 2 के तत्व होता है, ये हमारा ग्रुप क्या होता है, हमारा 13 नंबर के तत्व होता है, ये हमारा 14 नंबर के तत्व होता है, ये 15 नंबर के तत्व होता है, ये 16 नंबर के तत्व होता है, और ये हमारा 17 नंबर का तत्व होता है। तो इन तत्वों की संयोजकता अगर हम देखें तो ये संयोजकता जो है वो हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में क्या करते जाते हैं, हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे संयोजकता क्रमशः क्या होती जाती है, आपकी परिवर्तित होती जाती है। कैसे? जैसे वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। वर्ग 13 की बात करें तो 3 होती है। लेकिन जहाँ 14 वाले तत्व आते हैं, 14 जो नंबर के तत्व आते हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं, इनकी संयोजकता दोनों होते हैं भाई। ये 4 हो सकते हैं या 4 होते हैं। अब देखो, पहले वाले वर्ग का कितना है हमारा 1, दूसरे वर्ग का कितना है 2, तीसरे वाला का कितना आएगा 3, 4 का 4 आता है। लेकिन इसके बाद अब घटना स्टार्ट होता है। इसका कितना हो जाता है 3, इसका कितना हो जाता है 2, और इसका कितना हो जाता है 1। तो संयोजकता क्या होता है, दाएं से क्या करते हैं, जब हम बाएं जाते हैं तो उस स्थिति में पहले क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे पहले वाला का 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। 4 के बाद क्या होता है, फिर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं भाई। ये सब एक जो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। मतलब इसमें सब में क्या करते हैं हम लोग, प्लस चार्ज को प्रदर्शित करते हैं। 4 वाला दोनों काम कर सकता है, दोनों के बीच है 8 कंप्लीट करने के लिए, तो ये दे भी सकता है, ले भी सकता है, साझा कर सकता है। बाकी 3 वाला है वो लेता है, 3 माइनस चार्ज। 2 वाला है 2 लेता है, और 1 वाला है 1 लेता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर फिलहाल जो है पहले संयोजकता बढ़ता है, और फिर संयोजकता क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, और इसी के आधार पर क्या किया जाता है, संयोजकता निकाला जाता है। तो ये तो हो गया आपका संयोजकता में परिवर्तन, जो कि आवर्त सारणी में आपको देखने को मिलता है।
आगे है हमारा विकर्ण संबंध। क्या है हमारा विकर्ण संबंध? विकर्ण संबंध क्या बोलता है कि चूंकि आवर्तक की संख्या कितना होता है, 7 होता है, तो द्वितीय आवर्तक के जो तत्व होते हैं, है ना, द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व, आवर्त के तत्व है ना, अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ, द्वितीय आवर्तक के तत्व अगले समूह के, अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ, अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, समानता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं, है ना। गुणों के साथ क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं। क्या कहलाता है हमारा? विकर्ण संबंध कहलाते हैं, या विकर्ण संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार से आप विकर्ण संबंध को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त, ठीक है, और एक हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, तृतीय आवर्त। तो द्वितीय आवर्त और क्या देखते हैं, तृतीय आवर्त। द्वितीय आवर्त के तत्व में हमारा लिया गया है, जैसे है ना, ये हम लोग लिथियम को लेते हैं, लिथियम, फिर क्या होता है हमारा बेरेरियम, बेरेरियम के बाद क्या होता है बोरान, बोरान के बाद होता है कार्बन, कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद होता है फ्लोरीन। क्रमशः इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना को प्रदर्शित करता है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर तृतीय आवर्त में क्या आता है हमारा सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस, फिर आता है सल्फर, और फिर आता है हमारा क्लोरीन। तो ये हमारा द्वितीय आवर्तक के तत्व है और ये तृतीय आवर्तक के तत्व हैं। तो क्या लिखा हूँ मैं, द्वितीय आवर्तक के तत्व, ये हमारा समूह है ना भाई, 1, ये 2, इस प्रकार से ये 13 नंबर का, ये 14 नंबर का हम बोल सकते हैं। कौन सा नंबर का, 14, ये कौन सा हमारा 15, ये हमारा 16 नंबर का, और ये 17 नंबर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो द्वितीय आवर्तक के तत्व जो होता है अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ, जैसे ये द्वितीय आवर्तक के तत्व है, ये लिथियम कैसा है, द्वितीय आवर्तक का तत्व है, और अगला समूह कौन है, दूसरा समूह है। तो अगले समूह, ये नंबर 2 है ना, देखो लिथियम कौन है, पहला वर्ग का तत्व है और द्वितीय आवर्तक का तत्व है, जो अगले समूह के मतलब दूसरे समूह के, जो कि कौन सा आवर्तक के तत्व हैं, तीसरे आवर्तक के तत्व, कुछ गुणों में क्या करता है, इस प्रकार से समानता प्रदर्शित करता है, और यही समानता आपका क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो इस तरीक़ा से विकर्ण संबंध को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, और ये भी आवर्तक की क्या होता है, विशेषता के अंतर्गत आता है। तो इस तरीक़ा से आवर्तों की जो विशेषता है वो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो हमने आवर्त की क्या पढ़ लिया, विशेषता। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे है मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या क्या है, उसको हमको जानना है। वैसे हम मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। मेंडलीव ने लोथर मेयर हो गया, न्यूलैंड का स्टक नियम हो गया, ये सब में संबंध स्थापित किया और अपना क्या दिया, एक आवर्त नियम दिया। और आवर्त नियम क्या है वो हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं कि आवर्त नियम क्या होता है। तो मैं आपको बताया था कि जो तत्व होते हैं, है ना, तो उसको उसके भौतिक और कोई भी तत्वों का या परमाणुओं का, किसी तत्वों का परमाणु जो भार होता है या उसका भौतिक और रासायनिक गुण होता है, वो उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। ऐसा कौन बोला है भाई, मेंडलीव के आवर्त जो नियम है उसमें बोला गया है, जिसको हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की जो क्या है हमारा, ये जो आवर्त सारणी है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पता है 8 वर्गों में क्या है, विभाजित है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। बाद में एक और शून्य समूह खोज हो गया, तो कितना हो गया हमारा, वर्गों की संख्या हमारा 9 हो गया, है ना। किसकी संख्या भाई, वर्गों की संख्या 9। पहले कितना था हमारा 8, बाद में शून्य समूह तत्वों की क्या हुआ, खोज हुआ, तो पता चल गया कि अब जो है वर्गों की संख्या 8 से कितना हो गया, 9। उसी प्रकार आपका कितना होता है हमारा 7, क्या है हमारा, इस प्रकार से दाएं से बाएं
आवर्त हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से 7 आवर्त हैं, है ना, ये पढ़ चुके हैं। आपको ये भी बताया गया है कि जितने वर्ग हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 वर्ग हैं, ठीक है। वैसे इनको सबको रोमन अक्षर में लिखा जाता है भाई, है ना। ये इसको आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, ये लिखेंगे आपका जो है 4, है ना, 4 लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा करके ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये कितना हो गया हमारा 6, ये कितना हो गया हमारा 7, ये कितना हो गया आपका 8, इस प्रकार से लिखना है। तो ये सब चीज़ किस में पता है हमको, मेंडलीव के आवर्त सारणी में। और आपको पता है कि प्रत्येक हमारा जो क्या होता है वर्ग होता है वो पुनः 2 भागों में डिवाइड है, 1A और 1B। इसी प्रकार ये करेंगे तो क्या करेंगे 2A, है ना, और ये क्या करेंगे इसको 2B से क्या करेंगे डिनोट करेंगे। आगे हम देखेंगे इसी को, तो आगे किससे करेंगे हमारा भाई, ये हो जाता है 3A और ये हो जाता है 3B। इधर से करेंगे तो 4A और क्या हो जाता है आपका 4B। इधर से करेंगे तो 5A 5B, इस प्रकार से, है ना। 6 करेंगे तो 6A 6B। उसी प्रकार 7 करेंगे तो 7A 7B, है ना। उसी प्रकार 8 की अगर हम बात करें तो 8 जो होता है इसके 3 भाग होते हैं ना, इसमें अलग से 2 भाग नहीं, इसके 3 अलग अलग क्या बना है, इसमें कॉलम बना है। तो ये हम पहले भी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। हमको भी क्या देखना है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी हमको क्या देखना है, विशेषता देखना है भाई। चलिए चलते हैं विशेषता की ओर। ये कुछ विशेषता यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है। पहला विशेषता है तत्वों के अध्ययन में सहायक भाई। तत्वों के अध्ययन में क्या है, सहायक। कैसे होता है भाई, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है जितने भी तत्व हैं उनके गुणों के आधार पर क्या किया गया है भाई, उनको वर्गीकृत कर दिया गया है। इसलिए हमको जो है आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा तत्व को किस प्रकार से किया जाए। तो इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है तत्वों को जो है किसमें भाई, विभिन्न वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसलिए जो है आसानी से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो तत्वों को विभिन्न है ना वर्गों में और आवर्तों में, किसमें भाई हमारा, आवर्तों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है ना, जो अध्ययन के लिए क्या है, सरल है। अध्ययन के लिए क्या है, सरल है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को ही क्या कर दिया है, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हमको तत्वों के बारे में जानकारी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, उसके गुण के बारे में जानकारी ईजी हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला तो पॉइंट यही है कि तत्वों के अध्ययन में सहायक है भाई। तो आप बोल सकते हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जितने भी तत्व हैं उसको वर्गों और आवर्तों में डिवाइड किया गया है। उसके अलावा जो वर्ग हैं उस वर्गों को किस में डिवाइड किया गया है, उपवर्गों में क्या किया गया है, आपका उपवर्ग में क्या किया गया है, उसको बांटा गया है। तो इससे तत्वों का जो अध्ययन है वो क्या हुआ है, सरल हुआ है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो तत्वों के अध्ययन में क्या है, सहायक है। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट कहता है। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है नए तत्वों की खोज में। किसकी भाई, हमारे नए तत्वों की खोज में। नए तत्वों की खोज में कैसे सहायक है, तो मेंडलीव ने ना जब पीरियोडिक टेबल बना लिया, आवर्त सारणी बना लिया, तो उन्होंने देखा कि मान लो 2 तत्व हैं। कितना तत्व है हमारा, 2 तत्व हैं। ये एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के बाद मान लो ये इंडियम है, ठीक है। ये हमारा एल्युमिनियम है और ये क्या है, हमारा इंडियम है। तो उन्होंने देखा कि 2 तत्वों के बीच थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान में क्या है, अंतर दिखाई दे रहा है, 2-3 का, है ना। परमाणु द्रव्यमान में क्या दिख रहा है, हमारा अंतर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे उन्होंने ना 2 या जितने भी तत्व था उन तत्वों के परमाणु भार में अंतर को देखा, ठीक है। तो उनको कई जगह ऐसे पता चला कि 2 तत्वों के बीच जो है परमाणु भारों में क्या है, कुछ अंतर है, मतलब वहाँ पर कोई दूसरा तत्व अभी आ सकता है, उसका खोज नहीं हुआ है ना। तो ऐसा उन्होंने देखा, जितने भी उस समय जितने क्या थे हमारे तत्व थे, उन तत्वों के परमाणु भारों को उन्होंने क्या कर देखा, सबके परमाणु भार को जो है क्रमशः
बताया कि किसका परमाणु भार कैसा है, किसका परमाणु भार कैसा है, ये सबको देखा। मान लो एक का परमाणु भार 12 है, फिर एक का क्या है 13 है, एक का 14 है, लेकिन 14 के बाद कितना है मान लो 16 है। तभी तक कैसे चल रहा था हमारा, कंटिन्यू चल रहा था, देखो है ना, कंटिन्यू चल रहा था ना, 12 13 फिर 14, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, मतलब इन दोनों तीनों के बीच में कोई तत्व नहीं। लेकिन मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 14 के बाद डायरेक्ट 16 की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तत्व अवश्य ही छूटा है, ऐसा जो है आपका जो मेंडलीव जी ने सोचा, और उन विचारों को लेकर के फिर उन्होंने इनके बीच में क्या कर दिया, जगह छोड़ दिया कि भविष्य में उस तत्व की खोज होगी और उस तत्व को हम यहीं पर रखेंगे, किसके किसके बीच, 14 और 16 के बीच। तो उन्होंने जितने भी तत्व था उनके परमाणु भारों का अध्ययन किया, और परमाणु भारों का अध्ययन करने के पश्चात देखा कि किन किन तत्वों के बीच परमाणु भार में अंतर है ना, और उस अंतर के आधार पर फिर उन्होंने उस स्थान पर कुछ खाली जगह छोड़ दिए और ये बता दिए कि भविष्य में उन तत्वों की खोज होगी और वो तत्व यहीं पर क्या करेंगे, आपका स्थित होंगे। तो इसलिए नए तत्वों की खोज में मेंडलीव का जो आवर्त सारणी हो क्या होता है, यूज होता है। क्यों, क्योंकि पहले से जगह छोड़ दिया था और भविष्य में क्या हुआ, नए तत्वों की खोज हुआ और वहीं पर उनको क्या मिला, स्थान मिला। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारा मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो नए तत्वों की खोज में सहायक है। इसमें कुछ नए तत्व जो खोज हुए हैं जिनको क्रमशः अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। भाई क्या बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं एका बोरान, एक को बोलते हैं एका बोरान, एक को बोलते हैं एका जो है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम और एक को बोलते हैं एका सिलिकॉन, ठीक है। तो एका सिलिकॉन बोलते हैं भाई, एका सिलिकॉन। तो ये जो भी नए तत्व खोज हुआ उसको हम लोग जो है क्रमशः किस नाम से जानते हैं भाई, एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन बोलते हैं। सिलिकॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नया तत्व खोज हुआ बाद में वो इनके बाद का था, है ना, बोरान के बाद का था, एल्युमिनियम के बाद था और सिलिकॉन के बाद था, इसलिए क्रमशः इसको एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन कहते हैं। और जो तत्व खोज हुआ वो कौन कौन से हुआ, एक हुआ हमारा स्केडियम, एक हुआ हमारा गैलियम और एक हुआ हमारा जर्मेनियम। तो इस प्रकार से 3 खोज जो तत्व था उनका खोज बाद में हुआ, जिनको क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी तत्व हैं इसकी जस्ट बाद आने वाले तत्वों के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया नए तत्वों की खोज में सहायक। आगे है हमारा वो है परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। भाई परमाणु भार ज्ञात करने में भी क्या होता है, हमारा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो उपयोगी है ना। जैसे परमाणु भार ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पर ये लिख देते हैं परमाणु भार और बराबर होता है आपका तुल्यांकी भार और इनटू में होता है संयोजकता। क्या होता है हमारा, संयोजकता। तो यदि हमको किसी तत्व का तुल्यांकी भार पता है और उसका संयोजकता पता है तो उन दोनों के मान को रख करके जो है उस तत्व का परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होता है वो परमाणु भार ज्ञात करने में भी क्या होता है, हमारा उपयोगी होता है। जैसे परमाणु भार ज्ञात करना है तो आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा, उनकी संयोजकता को उसके साथ गुणा करना पड़ेगा, तो आपको परमाणु भार क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट के जो भी हमारे क्या हैं, हमारे उपयोगिता में आते हैं। आगे चौथा नंबर है वो है संदिग्ध परमाणु की, जो परमाणुओं की जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु है उसको ठीक करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। संदिग्ध परमाणु मतलब कहाँ होना चाहिए, संदिग्ध मतलब यही होता है भाई कहाँ होना चाहिए, हमको नहीं पता है। तो ऐसे परमाणुओं के जो स्थान हैं उनको ठीक करने में भी मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होता है, सहायक होता है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, किसकी बात करते हैं, मान लो बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम जो होता है, इस बेरिलियम की अगर बात करें तो इस बेरिलियम को पहले त्रिसंयोजी मानते थे। क्या मानते थे इसको,
त्रिसंयोजी मानते थे और त्रिसंयोजी मान करके इसको एल्युमिनियम वाला जो वर्ग है उसमें क्या किए थे, रखने के लिए उनको जो है ये सोच लिए गए थे कि भाई ठीक है, बेरिलियम कौन सा वर्ग का होता है, हमारा त्रिसंयोजी होता है, त्रिसंयोजकता प्रदर्शित करता है, तो उनको आपको जो है तृतीय समूह उधर आपका एल्युमिनियम वाला समूह में रखना चाहिए। और इस प्रकार से इनके जो आपका क्या था, इनका जो तुल्यांकी भार था जिसका मान था 4.5 और तृतीय संयोजकता होने के कारण इसको 3 से गुणा कर दिया गया, तो 3 5 6 15 और 5 गया हमारा 1, तो कितना हो गया 3 चौक 12, 12 और 1 13, तो 13 दशमलव कितना प्राप्त हुआ इसका अणु भार या परमाणु भार कितना प्राप्त हुआ, 13.5 प्राप्त हुआ। कितना, 13.5 प्राप्त हुआ। तो बेरिलियम पहले संदिग्ध की स्थिति में था, है ना, उसको तृतीय वर्ग या तृतीय संयोजकता के मान करके या तृतीय संयोजकता मान करके उसको हम लोग जो है एल्युमिनियम वाले जो ग्रुप था, है ना, बैगन वाला मतलब बोरान परिवार में रखने वाले थे, लेकिन उसका जब परमाणु भार निकाला गया तो कितना आया, 13.5 आया। तो बोले कि भाई 13.5 में तो कोई जगह खाली नहीं है, वो तो पूरा भरा हुआ है, तो ये उसके लायक नहीं है। फिर उसको जो है त्रिसंयोजी ना मान करके उसको द्विसंयोजी माना गया। अब जब द्विसंयोजी माना गया तो इसका मान कहाँ पर प्राप्त हुआ भाई, 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10 का 0 हो गया, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और कितना हो गया 1 ठो 9 हो गया। तो ये 9 प्राप्त हुआ, और 9 जो प्राप्त हुआ तो फिर इसको जो है आगे आपका किसके किसके बीच बोल सकते हैं, नाइट्रोजन के पहले बेरिलियम को हम लोग लिथियम और लिथियम के बाद बोरान के बीच द्वितीय जो समूह है उसमें क्या किया गया, इसको स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संदिग्ध परमाणुओं को ठीक करने में भी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उनको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कितना पॉइंट हो गया भाई, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और एक बात पॉइंट है हम उसको देखते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, इतना ही दिया है, तो आपको इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, संदिग्ध परमाणु को ठीक करने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट हमारा इसमें पॉइंट है उसको देखते हैं, वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ दोष हैं। क्या है हमारे दोष, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष मतलब कमियां जी, कमियां। दोष मतलब होता है कमियां, मतलब अच्छा चीज़ को बताया, बहुत सारे अच्छे चीज़ को बताया, लेकिन उसके बावजूद वो उनमें कुछ कमियां हो गया, उनके आवर्त सारणी में कुछ कमी था जो कि वो नहीं बताया, या उसके आवर्त सारणी में जो कुछ त्रुटियां था जो कि वो हम वही जैसा है वैसा नहीं था। तो उनमें क्या क्या दोष था, क्या क्या कमियां था, उनको हम आगे क्या करने वाले हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, आवर्त सारणी के दोष क्या क्या हैं उसको हमको समझना है। चलिए तो हम डायरेक्ट चलते हैं, आवर्त सारणी के क्या क्या दोष हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या क्या दोष हैं। तो पहला इसमें दोष दिया गया है वो है विभिन्न गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में रखा जाना बोल रहा है ना। पहला दोस्त ये था कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में ना अलग अलग गुण वाले जो तत्व थे उनको एक ही वर्ग में रख दिए थे। जैसे वर्ग अगर हम 1 की बात करें तो वर्ग 1 में उन्होंने क्या रखा था, एक तो रखा था हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को रखा गया था। ये हमारा था 1A। और इसी में एक और रखा था 1B जिसको बोलते हैं, इसमें किसको रखा था, कापर को रखा था, सिल्वर को रखा था, साथ में हमारा यहाँ सोना को भी रख दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया था भाई, सोना को रख दिया था। तो भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया था, क्योंकि हमारा जो पहले वर्ग में ये जो हमारा 1A था ये क्षार धातु था। क्या था हमारा, क्षार धातु था, है ना। और ये हमारा था, ये सिक्का धातु था भाई, हमारा सिक्का धातु जिसको बोलते हैं। और इन दोनों के गुणों में क्या था, अंतर था। कौन कौन, हमारा ये जितना दिख रहा है इनका गुण एक समान था, लेकिन इनका गुण क्या था हमारा, अलग था। मतलब इस वर्ग के सभी तत्व के गुण समान था, इसके समान था, लेकिन इन दोनों के गुण आपस में क्या था, अलग अलग था। फिर भी उनको एक ही वर्ग में रख दिया था। ये उनकी सबसे क्या थी, एक कमियां के या दोष के अंतर्गत रखी गई है भाई। तो पहला है विभिन्न गुण वाले तत्वों के एक ही वर्ग में रख दिया था, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के अंतर्गत क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का तो ठीक था, उनका सबका गुण समान था, है ना। लेकिन कापर, सिल्वर और सोना जिनका गुण क्या था, अलग था, तो दोनों के एक साथ रख दिया था। इसलिए जो है ये आप बोल सकते हैं कि उसकी कमियां के अंतर्गत इसको रखा जाता है। दूसरा क्या है हमारा भाई, दूसरा दिया गया है कि समान गुण वाले तत्वों को पृथक पृथक रखना।
देखो अलग अलग गुण वाले को एक साथ रख दिया था, है ना, और समान वाले को अलग अलग रख दिया था, जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम, है ना। और हम बात करें सोना, सोना का फार्मूला ये यू होता है। तो इन दोनों का गुण क्या होता है, एक जैसा होता है। किसका किसका, प्लेटिनम का और सोना का गुण एक जैसे होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह रख दिया था। कौन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अलग अलग रख दिया था, जो कि क्या था, हमारा गड़बड़ था, है ना। उसी प्रकार हम बात करते हैं कापर का, और कापर के अलावा मरकरी का। तो ये भी हमारा देखें हम लोग, तो कापर हो गया, मरकरी, इनके भी गुण लगभग क्या था, समान था, लेकिन उसको अलग अलग जगह रख दिया था। तो कुछ तत्व था जिनके अगर हम देखें गुण क्या था, समान था, लेकिन उसको अलग अलग जगह रख दिया गया था, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के तृतीय के अंतर्गत रखा गया भाई। तो कितना बात हो गया हमारा, दो बात। पहला कि अलग अलग गुण वाले को एक समय एक साथ रख दिया था, और समान गुण वाले को अलग अलग रख दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कितना उसका दोष पढ़ लिया, दो दोष। तीसरा है हमारा हाइड्रोजन का जो स्थान है वो अनिश्चित स्थान। हाइड्रोजन का स्थान क्या होता है हमारा, अनिश्चित, मतलब हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं दिया गया था। हाइड्रोजन को जो है वर्ग हम लोग देखें तो वर्ग एक का जो है एक ग्रुप में भी रखा जा सकता है, और उधर वर्ग जो क्या होता है हमारा 8 होता है, उधर जो है अंतिम में इस वर्ग 8 में भी क्या किया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है। तो भाई उसको वर्ग एक में या एक के 1 में रख सकते हैं और 8वां वर्ग में रख सकते हैं। तो फिर कहाँ रखना है, यहाँ रखें या वहाँ रखें, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान जगह नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, इसलिए उसको अमारा तत्व कहा गया है। कौन सा तत्व, अमारा तत्व। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को वर्ग 1 में भी रखा जा सकता था, हाइड्रोजन को वर्ग 8 में भी रखा जा सकता था, अर्थात उसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं था, है ना। इसलिए क्या कहा गया है, हाइड्रोजन को अमारा तत्व के नाम से जाना गया है, मतलब वो इधर भी रह सकता है उधर भी रह सकता है, इसलिए इसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। तो हम जितना बोल रहे हैं आप इसमें पॉइंट में क्या कर सकते हैं, वो सारे चीज़ को लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको और देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। ये भी एक हमारा दोस्त था उसका, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, मतलब ज़्यादा वजन वाला को बाद में, कम वजन वाला को जो है ना, ज़्यादा वजन वाला को पहले और कम वजन वाले को बाद में। जैसे हम निकिल और हम कोबाल्ट की बात करते हैं, निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28 और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, ठीक है। तो नियमतः जो है अभी तो कोबाल्ट और निकिल आता है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट जो होता है, अगर मैं इसकी जो है परमाणु भार की बात करूं तो ये मान लो 58 दशमलव कितना है हमारा 9 है, लेकिन निकिल का कितना है हमारा 58 दशमलव कितना है 7 है। तो उस स्थिति में क्या होता है, नियमता तो जो है 7 वाला को पहले होना चाहिए, है ना, और 8 वाला को क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमारा जो है कम परमाणु भार वाले को, ज़्यादा परमाणु भार वाले को पहले रख दिया गया है और कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा गया है, जो कि इसके दोष के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है, उसके दोष के अंतर्गत हम रख सकते हैं भाई। तो इसमें फिलहाल इतना ही करते हैं। आप बता देना कि इसमें अधिक परमाणु भार वाले को पहले रखा गया है, कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा गया है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया है। वैसे समस्थानिक क्या होता है, हम इससे पहले सेकंड लेसन में पढ़ चुके हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, हमारे समान होते हैं, लेकिन उसके जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसके परमाणु क्रमांक सब में क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार इसका क्या है, अलग अलग है, तो वो समस्थानिक कहलाता है। तो समस्थानिकों के लिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में कोई विशेष स्थान नहीं है भाई, है ना, इसके लिए कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। तो ये भी मेंडलीव के आवर्त सारणी के किसके अंतर्गत आता है भाई, दोष के अंतर्गत आता है, दोष के अंतर्गत लिखा जा सकता है। इसमें इतना ही है और ज़्यादा उसमें नहीं है भाई। उसके बाद है दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए स्थान नहीं। दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए स्थान नहीं है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है, मतलब बात कर रहा है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, है ना। ये क्या होता है हमारा लेंथेनाइट, लेंथेनाइट बोलते हैं, लेंथेनाइट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एक्टिनाइट, एक्टिनाइट।
तो दो प्रकार होता है, ये लेंथेनम के बाद आता है तो लेंथेनाइट, और एक्टिनियम के बाद आता है तो उसको एक्टिनाइट बोलते हैं। तो ये जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट होता है ना, उसी को दुर्लभ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दुर्लभ मृदा कहते हैं, दुर्लभ मृदा कहा जाता है। तो ये दुर्लभ मृदा जो तत्व होते हैं, इनके लिए फ़िलहाल मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है, लेकिन अभी हम जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें इसको स्थान दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जैसे दुर्बल जो तत्व हैं, दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं, उसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है, जो कि हमारे किसके अंतर्गत आता है? इनके दोष के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनके दोष को बता सकते हैं। एक दोष और भी दिया है हमारा, 8वें समूह के त्रिक नियम दिया गया है हमारा। कौन सा भाई? हमारा 8वें समूह के त्रिक नियम। क्योंकि मैं पहले भी बताया हूँ कि जो 8वें समूह है उसको 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो इनमें जो है तत्वों को जो है 3-3 भागों में बांटा गया है। तो इसके कोई विशेष जो है वो नहीं है, उसके बारे में वो नहीं बता पाया है कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या हैं। तो इसको उन्होंने जो है कोई बता नहीं पाया है। कौन कौन से तत्व है भाई? यहाँ पर कुछ तत्व को तो लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये होता है फिर रुको, है ना, उसे हंसाओ। तो इस प्रकार से ये 3 तत्व होता है ना। उसके अलावा आप बोल सकते हैं दूसरा नंबर में कोचकते रहो यार मत, है ना, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद होता है निकला पंडित पोपट दास, है ना। तो ये हमारे कुछ तत्व हैं जो कि हमारे किसके अंतर्गत रखे गए हैं? 8वें समूह के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसको क्यों रखे गए हैं, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये भी हमारे इसके जो है दोष के अंतर्गत आता है। और लास्ट है निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है भाई इसमें, इसके लिए कोई विशेष जगह नहीं। निष्क्रिय गैस क्या होता है हमारा? जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ये सब निष्क्रिय गैस होते हैं। इसी को शून्य समूह, है ना, के नाम से भी जानते हैं, इसी को निष्क्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं। तो इन तत्वों के लिए फ़िलहाल आवर्त सारणी में कोई विशेष जगह नहीं दिया गया है। तो इस तरीक़ा से हम मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उनके दोष उपयोगिता को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, बता सकते हैं भी। तो आज के लिए फ़िलहाल इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम जो है फिर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ओके।